जय हिंद, हिंद की जय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद की। एक वीडियो में पूरा इसी वीडियो में चैप्टर की कहानी को समझेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ ये कहानी आपको समझा कर मानूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिस स्लाइड से मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सभी स्लाइड की पीडीएफों को मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करके अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हर्षित विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हर्षित की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं आज के इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद। भारत क्या है? अपने देश का नाम है। क्या है? अपने देश का नाम है। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद। क्या आता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेम। क्या होता है? देश प्रेम। वाद का अर्थ होता है प्रेम। वाद का अर्थ होता है प्रेम। वाद का अर्थ क्या है? प्रेम। यानी कि देश, देश माने देश, वाद माने प्रेम, यानी कि देश प्रेम। और जब वाद के स्थान पे वादी यानी कि वादी आ जाए तो वादी एक विचारधारा हो जाती है। फिर वो प्रेम नहीं रहता, क्या हो जाती है? एक विचारधारा हो जाती है। यानी कि देखो इधर सुनो, राष्ट्रवाद का अर्थ है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? देश प्रेम। देश प्रेम। अब राष्ट्रवादी क्या है? देश प्रेम की विचारधारा। देश प्रेम की विचारधारा। देश प्रेम की विचारधारा, ठीक है, विचारधारा। तो राष्ट्रवाद का आप समझ चुके होंगे, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी का अर्थ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो देखो इस चैप्टर की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। अब प्रथम का अर्थ होता है पहला। प्रथम का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट, यानी कि पहला। विश्व मतलब विश्व। विश्व का मतलब है विश्व में, यानी कि संसार में। युद्ध का मतलब है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो एक सबसे पहले पूरे विश्व में एक युद्ध हुआ था। विश्व भर के देशों ने उसमें भाग लिया था, तो उसे कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध। कितने वर्ष तक चला? तो 4 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। कब से कब तक? तो 1914 से 1918 तक 4 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक चला। अब इसमें जानते हो किस किस ने भाग लिया? तो देखो इसमें 2 तरीके से, यानी जब लड़ाई झगड़ा होता है तो एक पार्टी से तो अकेले होता नहीं है, 2-3 लोग जब तक नहीं मिलेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 लोगों ने भाग लिया, यानी कि 2 तरफ से लड़ाई हुई। एक थी केंद्रीय शक्तियाँ बोलो या फिर धुरी राष्ट्र बोलो। धुरी राष्ट्र बोलो या केंद्रीय शक्तियाँ। जिस तरीके एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं उसी तरीके इनका नाम केंद्रीय शक्तियाँ बोलो या फिर धुरी राष्ट्र। और दूसरे तरफ कौन था? तो मित्र राष्ट्र था। कौन था? मित्र राष्ट्र था। तो देखो इधर सुनो हमारी बात। केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, हंगरी था, टर्की, तुर्की बोलो या फिर टर्की, ठीक है। तो इतने कितने 4 देश केंद्रीय शक्तियों की तरफ से थे। कितने देश थे? 4 देश। किसकी तरफ से थे? केंद्रीय शक्तियों की तरफ से। अब देखेंगे मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन कौन था। तो पहले नंबर पर ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, रूस दूसरे नंबर पे, तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस और 5वें नंबर में 1900 यानी 14 से चल रहा था तब ये अमेरिका नहीं था। 1917 में अमेरिका जैसे ही इसमें एंट्री करता है ना इस युद्ध में, विश्व युद्ध में, तैसे ही ये मित्र राष्ट्र वाले लोग जीत जाते हैं और ये लोग हार जाते हैं। कब? जब 1917 में अमेरिका इनकी तरफ से सहयोग करता है। किनका सहयोग? मित्र राष्ट्र का। तो अच्छा ये बताओ, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें तो भारत लड़ नहीं रहा, तो भारत का नाम कैसे आ गया? तो देखो हम बता रहे हैं 1914 से 1918 के बीच में भारत गुलाम था, यानी कि अधीन था किसी के। किसके अधीन था? ब्रिटेन के, यानी कि इंग्लैंड के अधीन था। कौन? तो भारत। कौन था? भारत। हमारा भारत। हम लोग किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के, यानी कि अधीन थे भारत इंग्लैंड के। तो अब ये लोग लड़ रहे हैं, तो अब हमको क्या इसमें से झाम ताम? तो देखो इधर सुनो, था झाम ताम। ये लोग लड़ रहे थे। जब ये दोनों जब लड़ेंगे
तो भाई इनकी सेनाओं को खाने पीने की ज़रूरत होगी, इनकी भी सेनाओं को खाने पीने की ज़रूरत होगी। इनको युद्ध के लिए सामान चाहिए तो इनको भी युद्ध के लिए सामान चाहिए। इनको पैसा चाहिए सैनिकों की व्यवस्था के लिए तो इनको भी सैनिकों की व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए। तो भाई ये लोग युद्ध जब लड़ रहे हैं, जब तक तो इनके पास पैसा था तब तक तो खूब उड़ाया, खूब लड़ा। जब पैसा ख़त्म तो कहाँ से आएगा। तो ब्रिटेन जानते हो दिमागदार था, ये हम लोगों पे, भारत पे क्या कर रहा था, गुलाम हम लोगों को बनाया था। किसको? भारत को। तो इसने भारत के लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया और यहाँ के लोगों को ज़बरदस्तियाँ नौकरी यानी उसमें युद्ध में ले जाने लगा। इस सब के बारे में अगले स्लाइड पर देखते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्रिटेन वाले ने भारत के लोगों को कहा कि इस युद्ध में हमारी तुम सहायता कर दो, किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में तुम हमारी सहायता कर दो, हम तुमको आज़ाद कर देंगे, यानी हम तुम्हारे जो गुलाम करे हैं, तुमको गुलाम किए हैं, तुमको आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव देखेंगे। सबसे पहला प्रभाव, ज़बरदस्ती यानी जबरन लोगों को सेना में भर्ती किया गया। यानी ब्रिटेन इंग्लैंड के लोगों ने ज़बरदस्ती भारत के लोगों को सेना में, अपनी सेना में भर्ती किए कि नहीं चलो लड़ाई तुमको लड़नी है। और दूसरा टैक्स यानी कि कर ले रहे थे ये लोग, उसको करों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 10 रुपये जैसे ले रहे थे तो कितना लेने लगे, 15 रुपये, 20 रुपये, ठीक है। और जानते हो उसी समय यहाँ पे सूखा पड़ जाता, अकाल, ठीक है। उपज खराब यानी कि अनाज जो बोया गया था खेतों में वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। देखो ज़बरदस्ती पहले सेना में भर्ती किया जा रहा था उसी समय, हाँ, और उसी समय टैक्स यानी ये लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करते हैं लोगों को और टैक्स बढ़ा देते हैं। और जो खेतों में अनाज था वो यानी खराब हो गया था, अकाल पड़ गया था। और उसी समय इन्फ्लुएंजा महामारी आ जाती है। अब महामारी क्या, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएं, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, वो भी क्या था, महामारी था। तो इसी तरीके की कौन सी महामारी आती है, इन्फ्लुएंजा। फिर मजदूर और दस्तकारों में रोष। मजदूर यानी कि जो काम करते हैं, दस्तकार उस समय जो हाथों से कपड़ों को बुना करते थे, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, दस्तकार। ये लोगों में रोष यानी कि इन लोगों में गुस्सा था कि भाई देखो हम लोग ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, हमारे अनाज खराब हो गया और इन्फ्लुएंजा महामारी से हम लोग मर रहे हैं। तो इसी कारण इन लोगों में क्या हो गया, रोष हो गया, ठीक है। अब अगले देखते हैं। तो जानते हो प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 के बीच में चल रहा था ना, तभी जितने भी चीज़ बिक रहे थे, जैसे 10 रुपए की क्या मिल रहा है, 10 रुपए का मिल रहा है, कुछ भी चीज़ मिल रहा है, तो वो जानते हो 20 रुपए का मिलने लगा था। लगभग 4 साल के अंदर जितने भी चीज़ मिल रहे थे सब के दाम लगभग 2 गुने हो गए थे। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन को ध्यान में रखिएगा, बाकी हम PDF दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जानते हो महात्मा गांधी, इसी समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, जनवरी 1915 में भारत आते हैं। अब जानते हो, अब कहोगे कि महात्मा गांधी कहाँ थे, तो महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, ठीक है। वो ब्रिटेन नहीं, इंग्लैंड गए थे, नहीं इंग्लैंड ब्रिटेन नहीं गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका गए थे, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो जनवरी 1915 में आते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जानते हो ये क्या कर रहे थे, वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, यानी वकील बनने के लिए वहाँ पे गए थे, वहाँ पे पढ़ रहे थे। कौन, महात्मा गांधी, ये अपने बाबा जी, ठीक है। फिर जब 1915 में आते हैं, कब आते हैं, जनवरी 1915 में भारत में, फिर आ जाते अपने यानी देश में। फिर 1916 में, देखो 15 में आए, 1 साल बाद 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की क्या करते हैं, स्थापना कर देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो 15 में पहले आए, 16 में क्या किए, 15 में ये वापस आए, कब आए, जनवरी 1915 में। कहाँ से आए, दक्षिण अफ्रीका से आए, ये बात को याद रखिएगा। 1916 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में किसकी स्थापना कर देते हैं, तो साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। और आगे देखेंगे अगले पेज पे। जानते हो अब ये ऐसे व्यक्ति थे, इनका मतलब था कि हम अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे लेकिन उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनसे सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे, सत्याग्रह। देखो सत्याग्रह को 2 भागों में संविच्छेद कीजिए, सत्य प्लस आग्रह। सत्य का अर्थ सत्य के राह पे, आग्रह का अर्थ निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव, ठीक है। तो सत्य की राह पे चलते हुए हम इनसे निवेदन करेंगे, इनका मतलब था, ठीक है। किसका, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी चाहते थे कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सत्य की राह पे चलते हुए आप लोगों से क्या करेंगे, निवेदन करेंगे, यानी कि अंग्रेजों से, ठीक है।
और हाँ अपनी स्वतंत्रता को लेंगे। तो सत्य के लिए आग्रह करना किसका मकसद था? महात्मा गांधी जी का। रंगभेदी सरकार के खिलाफ इन्होंने वहाँ पे, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, तो वहाँ के लोगों के साथ में यही समस्या थी। वहाँ पे जानते हो क्या समस्या थी? वहाँ पे गोरे लोगों को रंग के आधार पे सरकारों में भर्ती किया जाता था, सेना में और सभी जगह पे, और बाकी जो काले लोग रहते थे चमड़े के आधार पे, जो काले लोग रहते थे उनको इन सभी चीज़ों में भाग नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी आते तो कहते रुको रुको रुको, इनकी दवा हमारे पास है, हमने अभी दक्षिण अफ्रीका में इसी तरीके इन लोगों को नाको चबवा दिया है, अब यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो भारत में महात्मा गांधी क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं कि महात्मा गांधी 1916 में एक अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? लखनऊ में। कहाँ होता है? लखनऊ में। कब होता है? 1916 में। वहाँ पे महात्मा गांधी से दो लोग मिलते हैं। कौन? एक होते हैं संजय राउत। कौन होते हैं? संजय राउत। और एक होते हैं राजकुमार शुक्ला। ये दोनों बिहार के होते हैं। ये दोनों महात्मा गांधी के पास आते हैं और कहते हैं हमारे चंपारण में, हमारे बिहार में नील की खेती की जा रही है, ज़बरदस्ती अंग्रेज करवा रहे हैं, इसके लिए आओ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं रुको, हम आएंगे कभी। तो महात्मा गांधी जानते हो फिर 1917 में बिहार पहुंचते हैं और भारत में इनका पहला सत्याग्रह रहता है। यहाँ पे जानते हो क्या होता है? यहाँ पे 3 कटिया प्रणाली एक लागू किए थे अंग्रेज, इसके अंतर्गत नील की खेती करवाते थे। अब नील की खेती क्या है? तो देखो, नील उगवाते थे अंग्रेज और अपने देशों में ले जाते थे, वहाँ पे अच्छे दामों में बेचते थे और किसानों को पैसा उतना अच्छा नहीं देते थे। ठीक है, और जो नील बोया करते थे ना, उनके जो खेत थे ना, वो खेत भी ख़राब हो जाते थे नील को बोने से। तो वो भारतीय लोगों को भाई दोनों तरफ से क्या है, घाटा था। तो महात्मा गांधी यहाँ पहुँचते हैं, इसका विरोध करते हैं और ये आंदोलन क्या होता है? सफल हो जाता है। वहाँ से ये जो ज़रूरी, यानी कि अंग्रेज़ लोगों ने कहा था कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, उन्होंने ये बात को मान लिया कि जिसकी मर्जी हो वो करे, जिसकी मर्जी ना हो वो ना करे। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन क्या होता है? सफल होता है। अब अगले आंदोलन पे चलते हैं। दूसरा आंदोलन जानते हो कहाँ पे होता है? खेड़ा, गुजरात में। महात्मा गांधी ने पहली बार बाजी मार दी, तो इसके बाद गुजरात के लोगों ने कहा अरे भैया ये कौन आ गए, इनको बुलाओ बुलाओ बुलाओ, हमारी भी समस्या सॉल्व कर। तो महात्मा गांधी भारत में दूसरा किसान आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हो क्या था? खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में, वहाँ पे किसानों को अंग्रेज़ लोगों ने यानी पहले दिया था, लगान लगाने को दे दिया, बीज उज दे दिए खेतों में लगाने को। उन लोगों ने लगाया, फसल अधिक यानी जो क्या कहते हैं बारिश अधिक हो गई, तो फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई थी। तो अब अंग्रेज़ लोग क्या मांग रहे थे? लगान मांग रहे थे। लेकिन लगान किसानों के पास था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी फसलें पहले से नष्ट हो गई थी। अब किसानों के पास है नहीं तो वो कहाँ से देंगे? अंग्रेज़ ज़बरदस्ती कर रहे थे। महात्मा गांधी को बुलाया गया, महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को समझाया, अंग्रेज समझ गए, आंदोलन क्या रहा? सफल रहा। तीसरा आंदोलन अब महात्मा गांधी का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 2 आंदोलन सफल हुए। कहाँ का? चंपारण खेड़ा का। अब ये दोनों होते कब हैं? 1917 में। ठीक है, ये एक बिहार में होता है, एक गुजरात में होता है। लेकिन 1 साल बाद जब 2 आंदोलन महात्मा गांधी ने सफल कर लिया ना, तो इनकी भाई क्या हो गई? इनका तो नाम चल गया। कहाँ नाम चल गया? तो अब फिर अहमदाबाद के लोग जानते हो क्या करते हैं? महात्मा गांधी को अगले साल बुलाते हैं, यानी 1918 में बुलाते हैं गुजरात में। यहाँ पे क्या था? तो ये भारतीयों के लिए आंदोलन था, यानी ये अंग्रेज़ों के लिए आंदोलन नहीं था। यहाँ पे भारतीय लोग जानते हो क्या थे? यहाँ पे मिल चला करती थी, उसमें मजदूर लोग काम किया करते थे। तो इसी समय एक प्लेग महामारी चल गई थी। कौन सी महामारी? प्लेग महामारी। तो लोग अपने अपने घरों को भाग रहे थे। तो वहाँ के मिल मालिकों ने कहा कि अपने घर को मत भागो, हम तुमको जो 10 रुपये दे रहे हैं हम तुमको 20 रुपये देंगे। लोगों ने काम करना चालू कर दिया। लेकिन जब ये बीमारी समाप्त हो गई तो इन लोगों ने, भाई 20 रुपये दे रहे थे, उन्होंने कहा नहीं अब नहीं देंगे, 20 रुपये नहीं देंगे, अब 10 रुपये लो। तो उन लोगों ने कहा नहीं ये भाई गलत है। महात्मा गांधी को बुला लेते हैं। मजदूर जो काम कर रहे थे वो कह रहे थे हम 50% लेंगे, मालिक कह रहे थे हम 20% देंगे। मिल मजदूर जो थे ना वो कह रहे थे कि हम भाई 50% लेंगे, मालिक लोग कह रहे थे नहीं हम 20% देंगे। महात्मा गांधी कहते हैं अरे रुक जाओ, ना तुम्हारा 50% और ना तुम्हारा 20%, रुक जाओ। तुम लोग दो 33%।
तो दोनों मान जाते हैं, जानते हो महात्मा गांधी की बात दोनों मान जाते हैं। कौन कौन मान जाते हैं? तो मिल मजदूर भी मान जाते हैं और मिल मालिक भी मान जाते हैं, दोनों लोग मान जाते हैं। महात्मा गांधी के तो भाई वाह भाई फेमस हो गए। पहला आंदोलन सफल, दूसरा आंदोलन सफल, तीसरा आंदोलन सफल, और अंग्रेज हो गए परेशान। उन्होंने सोचा भाई ये तो अपनी सब बात मनवा ले रहा है, तो वो जानते हो क्या करते हैं, महात्मा गांधी से डर जाते हैं और 1919 में एक एक्ट ला देते हैं। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट है क्या, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे हम लोग अगली स्लाइड पे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट है क्या? क्या है रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट को पारित करता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। कब पारित करता है? तो 1919 में। कब पारित करता है? 1919 में। कौन पारित करता है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। किसकी अध्यक्षता में पारित होता है? तो सर सिडनी रॉलेट की यानी अध्यक्षता में पारित होता है क्या? रॉलेट एक्ट। और कौन पारित करता है? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। अब ये क्या था? तो यानी कि सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति दे दी। यानी कि कोई भी व्यक्ति तुमको यानी बात करते हुए दिख जाए, तुमको शंका हो जाए कि ये अंग्रेज के खिलाफ बात कर रहा है, तो उसको उठाओ जेल में डाल दो 2 साल के लिए। तो भाई ये तो भाई गलत है। तुमको शक के आधार पे, तुमने देखा नहीं कि ये हमारे लिए बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम उठा के डाल देते हो ना, ये तो भाई गलत था। तो महात्मा गांधी जानते हो क्या कह देते हैं? अरे ये तो काला कानून है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? ये तो काला कानून है। अब एक ही मोतीलाल नेहरू थे। कौन? मोतीलाल नेहरू जानते हो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने प्रधानमंत्री थे ना, पहले प्रधानमंत्री, उनके पिताजी हैं। कौन है? पिताजी। ये कहते हैं अरे भाई इसमें नो वकील नो दलील नो अपील, नो वकील नो दलील नो अपील। अब ये क्या है थोड़ा सा समझिए। देखो इसका मतलब है, इन्होंने कहा नो वकील यानी कि कोई बहस नहीं, वो कोई वकील भी नहीं, न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील भी नहीं। नो दलील यानी हम कोई बात भी नहीं कह सकते, कोई बहस नहीं कर सकते, तुमसे कुछ पूछ नहीं सकते। नो अपील यानी कि हम अपनी बात को भी तुमसे नहीं कह सकते। ऐसे कैसे? नो वकील नो दलील नो अपील। किसने कहा? मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने क्या कह दिया? इसको काला कानून, है ना। किसने कहा? महात्मा गांधी कहा रुक जाओ, अब हम तुम्हारा उपचार इसका भी कर देते, 3 आंदोलन अभी सफल किए हैं, रुक जाओ। तो 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। कैसा आंदोलन करते हैं? सत्याग्रह यानी सत्य की राह पे चलते हुए क्या करेंगे? आग्रह करेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, सत्य की राह पे चलेंगे। तो किसके विरोध में था? रॉलेट एक्ट के। महात्मा गांधी 3 आंदोलन सफल कर चुके थे। लोगों ने कहा भाई ये इसका सहयोग करो, ये हमारी बात को मनवा देगा अंग्रेजों से। भाई 3 आंदोलन सफल कर चुके थे, तो लोगों ने इनके समर्थन में क्या किया? दुकानें बंद कर दी, ठीक है, कारखानों में हड़ताल कर दी। लोगों ने अपना यानी सब कुछ इनके साथ में यानी इनको समर्पित कर दिया। हाँ जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। ये रहा रॉलेट एक्ट। अगले पेज पे देखेंगे आगे की कहानी, ठीक है। तो भाई समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना नाम पता लिख दीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ से हैं आप, ठीक है। तो आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, कौन से चैप्टर के चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम आपको उसी तरीके की वीडियो दे देंगे, ठीक है। देखो सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल सिंह जी जानते हो, 2 पंजाब के मशहूर नेता थे। इन दोनों ने क्या किया? रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट का क्या किया? विरोध किया। तो इनको उठा के जानते हो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, जानते ही हो। 2 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध कौन कर रहा था? महात्मा गांधी करने के लिए कहाँ पहुँचते हैं? पंजाब के अमृतसर में। कब? 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। तो यहाँ पे पहुँचते हैं, कुछ लोग मेला देखने जाते हैं। यहाँ पे मेला भी था बैसाखी वाले दिन। कहाँ पे? जालियांवाला बाग था। क्या था? जालियांवाला बाग, ठीक है। जालियांवाला बाग था, वहीं पे ये सब मेला लगा हुआ था। वहीं पे कुछ लोग मेला भाई देखने के लिए आए। जानती हो कुछ लोग मेला देखने जाते हैं, कुछ लोग कुछ दूसरे काम से जाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे मेला देखने आए थे और कुछ लोग क्या करने आए थे?
यहाँ पे विरोध करने आए थे। तो वहाँ पे कौन पहुँचता है, जनरल डायर, और क्या कहता है चला दो गोली इनके ऊपर। तो कुछ लोग जो मेला देखने आए वो भी मारे गए, और जो कुछ ऐसे आए रहे विरोध करे वो मारे गए, दोनों मारे गए। तो फिर जनरल डायर का जानते हो किसने मारा, सन 1940 में लंदन में उधम सिंह जाकर गोली मारकर हत्या कर देते हैं, इसके घर में घुस के। ठीक है, कौन मारता है, उधम सिंह। कब, 1940 में। कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, जानते हो जब इसमें हजारों लोग मारे जाते हैं तो एक थे अपने कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या लिखा है, अपना राष्ट्रगान। ठीक है, कब लिखा है, 1911 में लिखा है। कब लिखा है, 1911 में लिखा है। कब लिखा है, 1911 में। ठीक है, इन्होंने ही राष्ट्रगान को लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, किसमें की, नाइटहुड की। किसमें की, नाइटहुड की। ये उपाधि वापस कर देते, कहते हैं कि लो भाई हम नहीं लेंगे। कौन कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। किससे कहते हैं, अंग्रेजों से। कह देते कि नहीं हम नहीं लेंगे, अब तुम अपनी ले लो उपाधि। फिर जानते हो महात्मा गांधी ने सोचे यार ये गाँव में सिर्फ आंदोलन चल रहा है, हिंदू लोग ही इसमें भाग ले रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा अरे रुको, आंदोलन को बढ़ाया जाए। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा आंदोलन को बढ़ाया जाए, इसमें हिंदू लोगों को भी बुलाया जाए और मुस्लिम लोगों को बुलाया जाए, शहरों से भी लोग जुड़े, इसमें गाँवों से भी लोग जुड़े। महात्मा गांधी ने अच्छा दिमाग लगाया, सोचा सब लोगों को इसमें जोड़ो, आंदोलन तेज हो जाएगा, अंग्रेज मान जाएंगे। तो अगले पेज पर देखेंगे, अगले पेज पे इसकी आगे की कहानी। अब जानते हो महात्मा गांधी ने कहा अरे हिंदू को भी जोड़ो, मुस्लिम को भी जोड़ो, गाँवों के लोग को भी जोड़ो, शहरों के लोग को जोड़ो। तो मैं आपको बता दूं एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसको किसने चलाया था, अली बंधुओं ने। अब अली बंधु कौन थे, तो एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे थे शौकत अली। ये दोनों सगे भाई थे। कौन थे, सगे भाई थे। इन्होंने मार्च 1919 को बम्बई यानी कि मुंबई में एक खिलाफत कमेटी बनाई। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कैसे बनी कमेटी, क्यों बनाई गई। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध में हमने बताया कि ये तुर्की जो था किसमें था, केंद्रीय शक्ति या फिर ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ था। तो ये लोग क्या हो जाते हैं, हार जाते, मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। ठीक है, ये लोग हार जाते तो इनका एक पद होता है मुस्लिम लोगों का, खलीफा, जिसे धर्मगुरु कहते हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म का धर्मगुरु क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। ठीक है, तो इसका पद छीन लिया गया था। तो इन्होंने कहा था कि युद्ध हम जीत जाएंगे, तुम्हारे पद को वापस कर देंगे, लेकिन वापस नहीं करते हैं। तो ये लोग जानते हो क्या करते हैं, खिलाफत कमेटी बनाकर किसका अंग्रेजों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। महात्मा गांधी ने दिमाग लगाया। किसने दिमाग लगाया, महात्मा गांधी ने। सोचा ये लोग भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, हम भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, हम दोनों लोग क्या हो जाएं, मिल जाएं, तो संगठन में शक्ति है। किसने सोचा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सोचा सब लोग ये हमारे साथ आ जाएं तो हम लोग पक्का जीत सकते हैं, है ना। किसने सोचा, महात्मा गांधी ने। तो सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक करने की बात रखी। किसने रखी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हो जाती है। रखते 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, लेकिन 1920 में कब आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और नागपुर अधिवेशन में 1920 में पारित होता है। देखो इधर सुनो हमारी बात, रखते कलकत्ता अधिवेशन में है, ठीक है, सितंबर में रखते हैं बात को अपनी, लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है अगस्त में और पारित होता है दिसंबर में। पारित होने के पहले ही चालू हो जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत फंसाता है। ठीक है, चलते हैं आगे पेज पे। अरे अभी आगे कहाँ पेज पे चलेंगे, अभी इसको नीचे समझेंगे ना। असहयोग आंदोलन क्यों ही रखा अपने नाम का। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं रुको खिलाफत वाले अपना आंदोलन बंद करो, हम एक आंदोलन चलाएंगे, उसमें तुम लोग भी जुड़ जाओ। तो महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन का नाम रखा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग का अर्थ अब सोचो, सहयोग, उसके साथ आगे क्या लगा दो आ, तो क्या हो जाएगा, असहयोग। तो महात्मा गांधी ने कहा ये जो अंग्रेज है ना, जानते हो क्यों रुके हमारे यहाँ, इनका हम लोग सहयोग कर रहे हैं, इनका सहयोग करना बंद कर दें तो ये लोग भाग जाएंगे। किसने सोचा, महात्मा गांधी ने। तो इसके बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। कब लिखी, 1909 में। कब लिखी, 1909 में। किसने लिखी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो किस पुस्तक को लिखा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को। और कब लिखा, 1909 में। कब लिखा, 1909 में। क्या लिखा, हिंद स्वराज पुस्तक। किसने लिखी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। अब ये तीनों शब्दों को जानते रहिए, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल। लाल किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय को। बाल गंगाधर तिलक को बाल कहते हैं। पाल कहते हैं बिपिन चंद्र पाल को। ठीक है, भारतीय अंग्रेजों, इसमें जानते हो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, असहयोग, यानी अंग्रेजों किसी प्रकार से सहयोग ना करो, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। कौन कह रहा था, महात्मा गांधी, कि ये लोग इनकी सरकार जो चल रही है ना, हम ही लोग सहयोग कर रहे हैं, इनका सहयोग बंद करो, ये जब भाग जाएंगे। आगे कहानी देखेंगे अगले स्लाइड पे।
महात्मा गांधी के लोग बात मान जाते। क्यों मान जाते? क्योंकि इन्होंने 3-4 आंदोलन को सफल कर चुके थे, लोग इनकी बात मान रहे थे। अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया लोगों ने, टैक्स देना बंद कर दिया, अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों को बंद कर, यानी जाना पढ़ना बंद कर दिया लड़कों ने, विद्यार्थियों ने, और पढ़ाने जाने वाले शिक्षकों ने पढ़ाना जाना बंद कर दिया। अंग्रेजी कपड़ों को यानी पहनना लोगों ने बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों को। अच्छा ये बताओ, जैसे तुमने विदेशी कपड़ों को पहनना बंद कर दिया, तुम्हारे यहाँ भी कपड़े तो होने चाहिए ना। अब तुमने स्कूल जाना बंद कर दिया, तुम्हारे घर में वो तुम्हारे पास स्कूल होने चाहिए कि अपना स्कूल हो। अब तुमने पढ़ाना जाना बंद कर दिया तो तुम्हारा खर्चा कहाँ से आएगा, कहाँ से चलेगा बताओ। तो उसके लिए कहीं ना कहीं से आना चाहिए पैसा, या फिर कहीं पे अपना स्कूल हो तो वहीं पे पढ़ाएं। लेकिन भारतीयों के पास ये सब नहीं था, महात्मा गांधी ने यहाँ तक दिमाग नहीं लगाया। फिर आंदोलन धीरे धीरे धीमा हो जाएगा भाई। कुछ समय तक लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे, फिर जीवन भर तो ऐसा करेंगे नहीं ना। तो आंदोलन क्या होता है, धीमा पड़ जाता है। फिर आंदोलन जानते हो, ये पहले आंदोलन 3 तरीके से फैला। शहरों में जब फैला तो यहाँ भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो हो ही रहा था। 1921 से 1922 तक विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। आयात का अर्थ होता है आना, यानी कि विदेश से जो कपड़ा अपने भारत में आ रहे थे, जैसे कि 20 सेट आ रहे हैं कपड़े, तो लगभग कितने हो गए थे, 10 सेट आने लगे थे भाई। लोगों ने बहिष्कार कर दिया था कि अब हम तुम्हारे कपड़े नहीं पहनेंगे। महात्मा गांधी ने कह दिया तो महात्मा गांधी की बात को लोगों ने मान लिया। इसमें मध्यम वर्ग के लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। किसने अच्छा सहयोग दिया? मध्यम वर्ग के लोगों ने। इसमें विद्यार्थियों ने सहयोग दिया, शिक्षकों ने दिया, वकीलों ने दिया, और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। अब ये पिकेटिंग क्या है, तो देखो इधर सुनो। पिकेटिंग का अर्थ होता है शराब की दुकान, ये शराब की दुकान है। अब पिकेटिंग करते हैं, हाथ पकड़ के चारों लोग, यानी तमाम ढेर सारे लोग शराब की दुकान को चारों ओर से क्या कर लो, घेर लो। इसे क्या कहेंगे? शराब दुकान की पिकेटिंग। तो इस तरीके से शराब की दुकान की पिकेटिंग की गई, ठीक है। अब जानते हो ये आंदोलन गांवों में किस तरीके से फैला? तो जून 1920 को पंडित जवाहरलाल नेहरू गांवों का दौरा क्या कर देते? शुरू। दौरा का मतलब है घूमना शुरू कर देते। कहाँ पे? गाँवों में, ठीक है। इसी समय बाबा रामचंद्र जो होते हैं, ये किसानों की अगुवाई करते हैं, यानी किसानों के बारे में सोचते हैं। और ये दोनों मिलकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र अक्टूबर में 1920 में अवध किसान सभा का क्या कर देते हैं? गठन कर देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये बाबा रामचंद्र जो है ना, ये फिजी में बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अब बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर क्या है, इस बागान में स्वराज में पढ़ेंगे। तो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार मजदूर बागान को छोड़कर नहीं जा सकते थे। इनसे मजदूरों को, भारतीय मजदूरों को यहाँ से ले जाया जाता था। कहा जाता था कि तुमको अच्छे काम पे लगाएंगे, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद इनको रख लिया जाता था। गाँव में, घरों में वापस आने नहीं दिया जाता था। ये लोग भागते थे तो इनको फिर से पकड़ लिया जाता था और इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर या फिर गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। आगे कहानी देखेंगे अगले पेज पे। मैंने अभी आपको बताया ही था कि जैसे कि अब तुमने आंदोलन तो कर दिया, लोगों का बहिष्कार करना कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, तुम्हारे पास कपड़े होने चाहिए। तुम्हारे पास कपड़े हैं लेकिन वो महंगे बहुत पड़ रहे हैं। तो ये सब कारण थे। भारतीय स्कूलों का अभाव, शिक्षक अपने काम पर वापस जाने लगे, लोग आंदोलन पे से धीरे धीरे हटने लगे। अभी मैंने इसको बता दिया है पहले ही, ठीक है। इसके बाद जानते हो एक चौरी चौरा कांड हो जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जिला है, ठीक है। कौन सा जिला है? गोरखपुर। तो यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को कुछ प्रदर्शनकारी कहाँ पहुँचते हैं? गोरखपुर के चौरी चौरा नामक थाने पे बाहर जाके हंगामा कर रहे थे। थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, थाने के बाहर थी, निकल आती है और लोगों को धमकाने लगती है। तो लोग जानते हो क्या सोचते हैं? अभी वहाँ पे कहाँ पे, जलियांवाला बाग में हम लोगों को मार डाला, यानी लोगों को मार डाला है इन पुलिस वालों ने गोलियां चला के। भाई अपना बचाव करो नहीं तो हम लोग को मार डालेंगे। तो लोग जानते हो क्या करते? गुस्सा में थे ही ये लोग, पहुँचते हैं थाने में। 22 पुलिसकर्मी रहते हैं, पुलिस वाले। इन 22 लोगों के ऊपर जानते हो क्या करते हैं? बंद करके वहीं पे आग लगा देते हैं। ये लोग मारे जाते हैं 22 लोग। महात्मा गांधी इस घटना से दुखी हो जाते हैं और आंदोलन वापस ले लेते हैं। ये तो भाई महात्मा गांधी ने गलत किया ना। अभी कितने हजारों लोग मारे गए, किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तब महात्मा गांधी चुप थे, इस आंदोलन को यानी कुछ नहीं किया, वहाँ पे आंदोलन नहीं चालू किया। यहाँ पे 22 लोग मारे जाते हैं। कितने? सिर्फ 22। कौन थे? अंग्रेज लोग थे। महात्मा गांधी वापस ले लेते आंदोलन। तो कुछ लोग महात्मा गांधी से भाई गुस्सा हो जाते हैं ना, तो गुस्सा हो जाएंगे। तो अब देखेंगे आगे क्या होगा। तो ये जो अपनी क्या कहते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी थी जो आज भी है, ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी उस समय
दो भागों में बट जाती है। क्यों? कुछ लोग महात्मा गांधी से गुस्सा हो जाते कि भाई ये अंग्रेज़ों का सहायता करता है, ये झूठ का भाई आंदोलन करता है, ये अंग्रेज़ों के बारे में हमने 22 लोगों को जलाया तो ये आंदोलन वापस ले लेता है। तो कुछ लोग थे कि नहीं, हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। तो कौन कौन चाह रहा? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, ये लोग चाह रहे थे कि पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्रता मिले। और कुछ लोग यहाँ पे पार्टियां बना लेते हैं इसी के अंदर। किसके अंदर? कांग्रेस के अंदर। कौन सी पार्टी है? तो वो पार्टी है स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी। इसको कौन बना लेता है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी को क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू बेटा इधर है, मोतीलाल नेहरू बाप इधर है। ठीक है, बेटा बाप दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। ठीक है, तो काउंसिल चुनाव में ये लोग भाग लेना चाहते थे, भारतीयों को अपना संविधान अलग बनाना चाहते थे। ये लोग जानते हो क्या करना चाहते थे? ये लोग सोचते थे कि हम लोगों अपना संविधान क्या करें? अलग बनाएं, यानी कि अपने देश को चलाने के लिए अपना संविधान हम स्वयं बनाएं। ठीक है, कौन चाह रहा था? तो स्वराज पार्टी चाह रही थी। ठीक है, 1930 से 1930 में भारत में आर्थिक महामंदी आ गई। यानी कि आर्थिक महामंदी की देखो, खेत है, खेत में अनाज ज़्यादा उत्पन्न हो गया, अब उसको खाने वाले यानी उसको बेचने वाले, खरीदने वाले लोगों की कमी है, तो अनाज आर्थिक महामंदी आ गई। इस डेट को याद रखिए कि ये एमसीक्यू बहुत बार आ चुका। 1930 में भारत में आर्थिक महामंदी आई थी। ठीक है, तो आगे की स्लाइड पे आगे की कहानी देखेंगे। तो जानते हो, ये जो अभी ये लोग कह रहे थे हम अपना संविधान अलग बनाएंगे, तो अंग्रेज लोग सोचते कि ये लोग संविधान कैसे बनाएंगे। तो इनके संविधान देखने के लिए एक साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1927 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1927 में। लेकिन ये भारत कब आता है? तो 1928 में आता है। इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। कौन था? सर जॉन साइमन। इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। इसमें 7 लोग अंग्रेज थे। देखो, संविधान किसके लिए बन रहा है? भारतीयों के लिए। किसके लिए बन रहा है? भारतीयों के लिए। अब इसमें देखने कौन आ रहा है? अंग्रेज। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर आप तुम्हारे पिताजी चलाते हैं, ठीक है, तो वो आपके घर के नियम कानून बनाए तो आपको सही लगेगा ना। यदि आपके घर के पड़ोसी कह दे नहीं तुमको इस तरीके से काम करना है, अब वो तुम्हारे लिए ना पैसा देता है, ना तुम्हारे घर की आवश्यकता पूरी करता है और ज्ञान दे रहा है, तो फिर तुमको गुस्सा लगेगा ना। तो संविधान में बदलाव और सुझाव का यानी प्रस्ताव कौन पारित कर रहा था? ये साइमन कमीशन के 7 सदस्य। तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, यार रुको अभी हम तुमको बता रहे हैं। तो 1920 में मुंबई जब ये पहुंचते हैं, कौन? साइमन कमीशन के लोग। कितने थे? 7 अंग्रेज थे। ठीक है, ये लोग जब पहुंचते हैं ना मुंबई में, तो इनको कहते हैं साइमन गो बैक। हिंदी में नहीं कहते साइमन वापस जाओ ना, इंग्लिश में कहते हैं साइमन गो बैक, कि समझ जाओ तुम अंग्रेज हो, इंग्लिश में समझ जाओगे। तो अंग्रेज और को क्रोधित हो जाते, गुस्सा हो जाते, अरे इंग्लिश बोल लेते हो। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जानते हो क्या है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय? पंजाब केसरी इनको कहते हैं, इनका उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। किसका नाम है? लाला लाजपत राय का क्या नाम है? पंजाब केसरी। ठीक है, तो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती? तो ये आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, यानी इनको लाठियों द्वारा क्या किया जाता है? पीटा जाता है। किनको? लाला लाजपत राय को। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। ठीक है, आगे की कहानी देखेंगे अगली स्लाइड पे। फिर यहाँ पे जानते हो लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर कहाँ पे है इस समय? वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब जब भारत का विभाजन हो गया तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में, उस समय तो भारत में ही था। तो पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण का अर्थ, पूर्ण रूप से स्वराज का अर्थ है अपना, यानी अपना राज्य, स्वयं का राज्य। तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन करता है? तो कांग्रेस करती है। कब करती है? तो लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के रावी नदी, लाहौर में कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी के तट पर कांग्रेस का 44वां अधिवेशन संपन्न होता है। कौन सा अधिवेशन? 44वां अधिवेशन संपन्न होता है। उसी में प्रस्ताव रखा क्या जाता है? पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। देखो अभी हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन उसके पहले ही स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जानते हो, तो देखो बताओ, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मना दिया गया और हम लोगों का संविधान बना है, जानते हो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन गया था,
लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया जानते हो? क्यों? क्योंकि इस 26 जनवरी का इंतजार था, सिर्फ डेट का इंतजार था, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को बन गया था। कब बन गया था? 1949 को। फिर भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, इसीलिए इसी डेट का इंतजार था, इसीलिए इस दिन यानी इस डेट को संविधान लागू किया जाता है। तो आगे की कहानी देखेंगे अगली स्लाइड पे। तो जानते हो इस समय ये जब चल रहा था ना, तो एक हो जाता है दांडी मार्च। क्या हो जाता है? दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या होता है? तो महात्मा गांधी चलाते हैं इसको, दांडी मार्च इसका नाम दिया जाता है। उस समय महात्मा गांधी जब थे ना, तब ये जब आंदोलन चल रहा था, तभी अंग्रेज लोगों ने एक नियम बनाया था कि जो नमक है हम लोग खाना में खाते हैं ना, नमक, ये नमक पे टैक्स उन्होंने लगाया था। महात्मा गांधी ने कहा नहीं भाई, इसको अमीर गरीब सब लोग खाते हैं, ये बंद करो। तो एक वायसराय आया था लॉर्ड इरविन, ये भारत में आया, नया था, महात्मा गांधी को नहीं जानता था कि ये किस तरीके का आदमी है। महात्मा गांधी अपनी 11 बातों को लिखकर वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजते हैं। कब? 31 जनवरी 1930 को, जनवरी के लास्ट यानी दिन, ठीक है, जनवरी महीने के लास्ट डेट को भेजते हैं। कितनी मांगों को लिखकर? 11 मांगों को। किसके पास? लॉर्ड इरविन के पास, ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन के पास। और समय इसको देते हैं 11 मार्च 1930 तक का, कि समय है इतने दिन तक का, हमारी बात मान लो, नहीं तो हम हंगामा खड़ा कर देंगे। महात्मा गांधी को ये जानता नहीं था, तो इनकी मांगों कहता है हटाओ, ये कौन आ गए, हटाओ, हट, ऐसे के पत्र हमारे लग रोज आते हैं। तो मांगी इनकी नहीं पूरी करता। महात्मा गांधी कहते हैं रुक जाओ, औकात दिखानी पड़ेगी हमको। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों, कितने? 78 सहयोगी। अब सहयोगी किसे कहेंगे? तो 78 फॉलोअर्स। क्या कहेंगे? फॉलोअर्स। अपने 78 सहयोगियों के साथ कहाँ से? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 224 मील की यात्रा, यानी 224 मील की पैदल यात्रा करके दांडी में पहुँचते हैं और नमक बना देते हैं। तो नमक कानून क्या होता है? खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। आप ये देख लीजिए चित्र, ठीक है। और आगे की जानकारी देखेंगे अगली स्लाइड पे। जानते हो वो क्या कहते हैं, जब ये लॉर्ड इरविन जो होता है ना, कौन? लॉर्ड इरविन सोचता अरे भाई इसकी बात हमने नहीं माना, ये तो नमक जाके बना लिया। तो लॉर्ड इरविन सोचता है भाई इससे समझौता कर लें, नहीं तो ये इस तरीके काम नहीं चलेगा। तो इससे महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, ठीक है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में 5 मार्च 1931 को समझौता होता है। क्या होता है? समझौता होता है। तो लॉर्ड इरविन जानते हो क्या कहता है महात्मा गांधी को? ये है लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये है महात्मा गांधी। लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को कहता है कि हमारे यहाँ, कहाँ? लंदन में क्या हो रहा है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे तुम आओ। महात्मा गांधी कहते हैं बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि आएंगे। महात्मा गांधी पहुँचते हैं और महात्मा गांधी जानते हो कहाँ? वहाँ पे लंदन में क्या होता है? बिरो यानी इतनी बेइज्जती कर दी जाती है, महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं, मुँह बना के चले जाते हैं। कहाँ? भारत में आते हैं ना, तो कहते हैं रुको, फिर से हम बता रहे हैं लॉर्ड इरविन फिर से तुमको बताया नहीं, रुक जाओ, अब हम औकात दिखा देंगे, तुमने हमारी बेइज्जती की है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते। कौन? महात्मा गांधी भारत में आकर अपनी बेइज्जती करवा के, ठीक है। तो यह आंदोलन 1934 तक चलता है। कब तक चलता है? 1934 तक। फिर इसके बाद ये आंदोलन समाप्त ही हो जाता है, ठीक है। तो देखो इधर सुनो, 1920 में के दशक में, यानी कि 10 वर्षों में, 1920 के 10 वर्षों में हिंदू राष्ट्र समूहों के लिए सिर्फ कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उसको कहा जाने लगा कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा अरे रुको, अब फ़ायदा उठाओ मुस्लिम लोगों के लिए। इसने मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक मुस्लिम वर्ग का नेतृत्व करने लगा, यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को कहा कि हम तुम लोगों का साथ देंगे, मुस्लिमों का साथ हम देंगे। तो ये एक अपना अलग मुस्लिम लोगों का समुदाय बना लेता है। और दलित वर्ग की देखभाल के लिए BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की गठन करते कब? 1930 में, ठीक है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो जानते हो, अब हम आपको बता दें, दलित शब्द का अर्थ होता है द माने दबे हुए लोग, यानी कि दबे हुए लोग। दलित का अर्थ होता है दबे हुए, कुचले हुए लोग, यानी कि जो ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुँचे, उसे क्या कहेंगे? दलित। लेकिन आज के समय में दलित कह दो तो एक वर्ग, एक जाति की ओर इशारा किया जाता है, जबकि इसका अर्थ एक जाति नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने देखा कि यार मुस्लिम लोग भी बट रहे हैं अलग, हिंदू लोग में दलित लोग अलग बट रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा रुक जाओ भैया, डॉक्टर BR अम्बेडकर रुक जाओ,
हमारी बात सुनो, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, छुआछूत हम नहीं करेंगे। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। और जो हरिजन कह दिया जाता है, आज महात्मा गांधी ने बताया इसका अर्थ, क्या बताया, हरि माने ईश्वर, हरि माने ईश्वर, जन माने लोग, हरि माने ईश्वर, जन माने लोग। तो उन्होंने कहा हरिजन का अर्थ जो क्या बताया महात्मा गांधी ने बताया ईश्वर के लोग या फिर ईश्वर की संतान। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। कहाँ होता है, पूना में। तो महात्मा गांधी कहते हैं और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि महात्मा गांधी हमारी बात को मान लो। महात्मा गांधी कहते हैं क्या बात है, महात्मा गांधी कहते हैं ठीक है हम बात मानते हैं तुम्हारी, दलितों को अलग हम आरक्षण देंगे, यानी कि उनको छूट देंगे। यही छूट आज तक चली आ रही है, ठीक है। इसी को कहते हैं आरक्षण, दलितों को मिलता है, SC ST को, ठीक है। अब यहाँ तक ये कहानी रही। अच्छा ये बताओ, कोई भी व्यक्ति पहचान को पाता है, कहीं भी उसकी जान पहचान होती है तो किस किस के आधार पे उसकी जान पहचान होती है, तो 5 चीज़ों के आधार पे होती है। पहली, उसने कितना पढ़ा है, और उसकी भाषा क्या है, क्या भाषा बोलता है, और किस क्षेत्र में रहता है, कहाँ का है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। इन 5 चीज़ों के आधार पे व्यक्ति क्या पाता है, सम्मान पाता है, पहचान पाता है, ठीक है। किसके आधार पे, 5 चीज़ों के आधार पे, ठीक है। आगे की कहानी देखेंगे अगले स्लाइड पे। अच्छा ये बताओ, कभी क्रिकेट मैच देखा होगा तुमने, जब क्रिकेट मैच चालू होता है तो वहाँ पे जब शुरू होने के पहले जब अपने देश का राष्ट्रगान बजता है, क्या बजता है, अपने देश का राष्ट्रगान, दूसरे देश की ज़मीन पर, तो क्या होता है, एक सुख का अनुभव होता है। जब हम विदेश में जाते हैं तो अपने देश के बारे में सुनते हैं तो एक सुख का अनुभव होता है। तो देखो, अपनेपन का भाव, यानी कि कुछ जिस चीज़ को देखकर अपनेपन का भाव, यानी अपना लगे, तो उसे कहते हैं अपनेपन का भाव। यदि आपने कहीं रह रहे होंगे बाहर किसी यानी शहर में, यदि आपके गांव का कोई एक व्यक्ति मिल जाए तुम्हें, तो क्या लगेगा, एक अपनापन लगेगा ना। तो अपनापन का भाव किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो 4 तरीके से। पहला क्या है, राष्ट्रध्वज के देखकर, दूसरा राष्ट्रगान को गाकर या सुनकर, तीसरा राष्ट्रगीत को गाकर या सुनकर, और चौथा इतिहास की पुनर्व्याख्या। अब इतिहास की पुनर्व्याख्या क्या है, यही जो मैं आपको पुरानी चीज़ों को फिर से बता रहा हूँ। इतिहास यानी बीता हुआ समय के बारे में, पुनर्व्याख्या यानी फिर से उनको बताना, ठीक है। तो राष्ट्रध्वज क्या है, 1906 में अपना राष्ट्रध्वज इस तरीके का था, 1907 में इस तरीके का था, 1917 में इस तरीके का बनाया गया, 1921 में महात्मा गांधी ने इस तरीके का बनाया, फिर 1931 में इस तरीके का, 1947 में इस तरीके का, फाइनली 1947 में जो राष्ट्रध्वज बना है, इसको जानते हो किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन की थी। कहाँ के थे, तो आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के। और यही राष्ट्रध्वज अब तक चल रहा है। तो राष्ट्रगान जनगण मन जो है अपना, इसको किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब लिखा, तो मैं बता दूं 1911 में। एक जॉर्ज पंचम नाम का एक व्यक्ति था, यानी कि जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम यहाँ पे भारत में घूमने आया था, तो उसके सम्मान में किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और अपना राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, तो ये राष्ट्रगीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ठीक है, ये है किंग जॉर्ज पंचम, ये हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ये हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये सब क्रांतिकारी हैं, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे देखेंगे आगे की बात, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कैसे चालू होता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कैसे पारित होता है, तो 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक अधिवेशन किया। अधिवेशन का अर्थ है एक क्या की, मीटिंग की। कब की, तो ग्वालियर टैंक मैदान में, कहाँ, मुंबई में। कब की, तो 8 अगस्त 1942 को क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। कहाँ पे, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। और यहीं पे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, पारित हो जाता है। और महात्मा गांधी लास्ट में कहते हैं, पहले ये खूब क्या कर रहे थे, कह रहे थे सत्य की राह पे चलो, ये करो वो करो। महात्मा गांधी उब जाते, लास्ट में क्या कहते हैं, करो या मरो। देख लीजिए, आप देख रहे होंगे इसमें कितनी संख्या में लोग परेशान थे, कितने लोग इसमें भाग ले रहे थे, ठीक है। ये है भारत छोड़ो आंदोलन का एक नज़ारा, एक चित्र। आगे कहानी देखेंगे अगली स्लाइड पे। देख लीजिए, थोड़ा सा आप जानते रहिए। ये जो अपना संविधान है,
2 भाषाओं में लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये ओरिजिनल इसकी फ़ोटो है, ठीक है, भारत के संविधान की। और 1906 में इस तरीके का अपना राष्ट्रध्वज था, 1907 में इस तरीके का, 1917 में इस तरीके का, और 1921 में ऐसे, 1931 में ऐसे, और 1947 में ऐसे बना, जो आज तक लगातार चला आ रहा है, ठीक है। मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पे। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग सही सही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो में कहानी समझ में आई या नहीं, आप किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हिंद की जय। अगले